दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पार्ट 35 कंटिन्यू करती हूँ। एक महीने पहले हमने इस पृष्ठ पर अतिनिद्र दृष्टि और दूर संवेदन के अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए 1 लाख से अधिक परीक्षणों से प्रोफेसर राइन और ड्यूक विश्वविद्यालय में उनके सहयोगियों द्वारा हासिल उल्लेखनीय परिणामों में से कुछ का उल्लेख किया था। ये परिणाम हार्पर्स मैगजीन में पहले 2 लेखों में प्रस्तुत किए गए थे। दूसरे में, जो अब दिखाया गया, लेखक E.H. राइट अवधारणा के इन अतिसंवेदी तरीकों की प्रकृति से संबंधित जो कुछ सीखा है या जिसका निष्कर्ष निकालना उचित लगता है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दूर संवेदन और अतिनिद्रीय दृष्टि राइन के प्रयोगों के परिणाम के रूप में अब कुछ वैज्ञानिक अत्यधिक संभावित लगती है। विभिन्न सीख ग्रहण करने योग्य लोगों से एक विशेष पैक में से इतने पत्तों के नाम लेने के लिए कहा गया जितने वे बिना देखे और बिना कोई अन्य संवेदी उपयोग किए बता सकते थे। कई पुरुषों और महिलाओं की खोज कर ली गई जो नियमित रूप से बहुत से पत्तों का सही नाम पता बता सके और इसके सहयोग या भाग्य के कारण होने की करोड़ों संभावनाओं में से एक भी संभावना नहीं थी। लेकिन उन्होंने यह कैसे किया, यह मानते हुए कि इन शक्तियों के अस्तित्व हैं, ये संवेदी प्रतीत नहीं होती हैं, इनके लिए कोई ज्ञात अंग नहीं है। प्रयोगों ने 100 मील की दूरी पर भी उतनी ही अच्छी तरह से काम किया जितना एक ही कमरे में किया था। श्रीमान राइट की राय में इन तथ्यों को भी विकिरण के किसी भी भौतिक सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास नहीं किया जा सकता। विकसित ऊर्जा के सभी ज्ञात रूपों में तय दूरी के वर्ग के साथ व्युत्क्रमानुपाती गिरावट आती है। दूर संवेदन और अतिनिद्रीय दृष्टि से नहीं आती, लेकिन वे हमारी अन्य मानसिक शक्तियों की तरह भौतिक कारणों के माध्यम से बदलती है। सबसे व्यापक राय के विपरीत, वे तब बेहतर नहीं होते जब व्यक्ति सुस्त अवस्था या अर्ध निद्रा की अवस्था में होता है, बल्कि इसके विपरीत जब वह पूरी तरह जागा हुआ और सतर्क होता है। राइन ने खोजा कि एक मादक द्रव्य समझने वाले के अंक कम कर देगा और जब एक प्रेरक हमेशा उसे ऊंचा कर देगा। सबसे विश्वसनीय प्रदर्शनकर्ता जाहिर तौर पर एक अच्छा स्कोर नहीं बना सकता जब तक वह अपनी पूरी कोशिश ना करे। एक निष्कर्ष जो राइट ने विश्वास से निकाला वह है कि दूर संवेदन और अतिनिद्रीय वास्तव में एक समान ही है। यही कारण है एक मेज पर उल्टे पड़े पत्ते को बता देने में प्रयोग होने वाला संकाय ही वह एक है जो किसी अन्य व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार को पढ़ता है। इस विश्वास के कई आधार हैं। अब तक उदाहरण के लिए ये 2 उपहार हर उस व्यक्ति में पाए गए हैं जो उनमें से किसी एक का आनंद उठाता है। अभी तक हर एक में दोनों लगभग एक समान प्रबलता वाले होते हैं। दोनों पर ही किसी पर्दे, दीवार, दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट इस निष्कर्ष से भी आगे की जो बात व्यक्त करते हैं वह मात्र अंतर्ज्ञान से अधिक कुछ नहीं कि अन्य अतिरिक्त संवेदी अनुभव, भविष्य सूचक सपने, आपदा के पूर्वाभास और इसी तरह
और उसी संकाय का हिस्सा साबित हो सकते हैं। पाठक को इन निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए नहीं कहा गया है जब तक कि वह इसे आवश्यक ना समझे, लेकिन राइन के ढेर सबूत प्रभावशाली रहने ही चाहिए। इस स्थिति के संबंध में डॉक्टर राइन की घोषणा को देखते हुए, जिसके तहत मस्तिष्क पर उस प्रतिक्रिया करता है जिसे वह अवधारणा के अतिरिक्त संवेदी तरीके कहता है, मैं अब उनकी गवाही में यह जोड़ते हुए विशेषाधिकार प्राप्त महसूस करता हूँ कि मैंने और मेरे साथियों ने वो खोज लिया जो हम विश्वास करते हैं कि एक आदर्श स्थिति है जिसके तहत मस्तिष्क को प्रेरित किया जा सकता है ताकि अगले अध्याय में वर्णित छठी इंद्रिय से व्यवहारिक तरीके से कार्य करवाया जा सके। मैं जिन परिस्थितियों का संदर्भ देता हूँ वह मेरे और मेरे स्टाफ के 2 सदस्यों के बीच कार्य का गठबंधन है। प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से हमने यह खोजा है कि अपने मस्तिष्क को प्रेरित कैसे करें ताकि अपने 3 मस्तिष्कों के मिश्रण से एक बनाने की एक और प्रक्रिया द्वारा उन निजी समस्याओं की एक महान विविधता का हल निकालें जो मेरे ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। प्रक्रिया बहुत सरल है। हम एक सम्मेलन की मेज पर बैठते हैं, हम स्पष्ट रूप विचाराधीन समस्या की प्रकृति बताते हैं, फिर यह चर्चा शुरू करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में आए किन्हीं भी विचारों का योगदान देता है। मस्तिष्क को प्रेरित करने की इस विधि के बारे में अजीब बात यह है कि यह प्रत्येक प्रतिभागी को निश्चित रूप से उसके अनुभव से बाहर के ज्ञान से अज्ञात स्रोतों के संपर्क में ले आता है। यदि आप मास्टरमाइंड पर अध्याय में वर्णित सिद्धांतों को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप यह मास्टरमाइंड के एक व्यवहारिक प्रयोग के रूप में वर्णित गोल मेज तकनीक की प्रक्रिया को पहचानते हैं। 3 लोगों के बीच निश्चित विषयों को सामंजस्यपूर्ण चर्चा के माध्यम से मस्तिष्क को प्रेरित करने का यह तरीका मास्टरमाइंड का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक उपयोग दिखता है। इसी तरह की एक योजना को स्वीकार और पालन करके इस दर्शन का कोई भी छात्र परिचय में वर्णित प्रसिद्ध कार्नेगी सूत्र को प्राप्त कर सकता है। यदि समय में आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है तो इस पेज पर निशान लगाएं और अंतिम अध्याय के बाद इसे फिर से पढ़ें। अवसाद के भेष में एक वरदान था, एक नई शुरुआत करने के लिए पूरी दुनिया को परिवर्तित किया, जो हर एक को एक नया अवसर देता है। छठी इंद्रिय बुद्धिमानी के मंदिर का दरवाजा। धन की ओर 13वां कदम। 13वां सिद्धांत छठी इंद्रिय के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा व्यक्ति के प्रयास या उसके द्वारा किसी भी मांग के बिना स्वेच्छा से संवाद कर सकती है और करेगी। यह सिद्धांत दर्शन का शीर्ष बिंदु है। यह केवल पहले अन्य 12 सिद्धांतों में माहिर होने द्वारा ही आत्मसात किया, समझा और लागू किया जा सकता है। छठी इंद्रिय अवचेतन मस्तिष्क का वह भाग है जिसे रचनात्मक कल्पना के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे प्राप्तकर्ता सचमुच के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसके माध्यम से परिकल्पनाएं, योजनाएं और विचार मस्तिष्क में कौंधते हैं। कौन को कभी कभी अंतर्ज्ञान या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। छठी इंद्रिय विवरण खारिज कर देती है। इसे एक ऐसे व्यक्ति को वर्णित नहीं किया जा सकता जिसने इस दर्शन के अन्य सिद्धांतों में महारत हासिल नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के एक व्यक्ति को वह ज्ञान और कोई अनुभव नहीं है जिसके साथ छठी इंद्रिय की तुलना की जा सकती। छठी इंद्रिय की समझ केवल ज्ञान से अंदर के मन के विकास
के माध्यम से आती है। छठी इंद्रिय शायद आदमी के परिमित मस्तिष्क और अनंत बुद्धिमत्ता के बीच संपर्क का माध्यम है और इस कारण से यह मानसिक और आध्यात्मिक दोनों का मिश्रण है। इसे वह बिंदु माना जाता है जिस पर आदमी का मस्तिष्क सार्वभौमिक मस्तिष्क के संपर्क करता है। आपके इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों से महारत हासिल करने के बाद आप एक बयान को सत्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो अन्यथा आपके लिए अविश्वसनीय हो सकता है। अर्थात छठी इंद्रिय की सहायता के माध्यम से आप अपने आसन्न खतरे से बचने के लिए समय रहते उनकी चेतावनी दी जाएगी और समय रहते उन्हें गले लगाने के अवसरों के बारे में सूचित किया जाएगा। छठी इंद्रिय के विकास के साथ आपकी मदद के लिए और आपकी बोली करने के लिए एक मसीहा आता है जो हर समय आपके लिए बुद्धि के मंदिर का दरवाज़ा खोल देगा, चाहे या नहीं या सत्य का एक बयान है। सिवाय इस पुस्तक के पन्नों में वर्णित निर्देशों या कुछ इसी तरह की प्रक्रिया की पद्धति का पालन करके आपको कभी पता नहीं चलेगा। लेखक को चमत्कार में विश्वास नहीं है, ना ही वह उनका एक वकील है, क्योंकि उन्हें यह समझने के लिए प्रकृति का पर्याप्त ज्ञान है कि प्रकृति कभी अपने स्थापित कानूनों से भटकती नहीं है। उसके कानूनों में से कुछ तो इतने समझ से बाहर होते हैं कि वह उत्पादित करते हैं कि चमत्कार होना दिखाई देते हैं। छठी इंद्रिय एक ऐसे चमत्कार की तरह पास आती है जैसे मैंने कभी कुछ भी अनुभव किया है, और यह उस तरह से प्रकट केवल इसलिए होती है क्योंकि मुझे वह विधि समझ में नहीं आती जिसके द्वारा यह सिद्धांत चल रहा होता है। लेखक को इतना पता है कि एक शक्ति या एक प्राथमिक कारण या एक प्रज्ञा है जो पदार्थ के हर परिमाण में व्याप्त है और आदमी के लिए प्रत्यक्ष ऊर्जा की हर इकाई को गले लगाती है कि यह अनंत प्रज्ञा ओक के फल को ओके के पेड़ में परिवर्तित करती है। गुरुत्व के कानून के जवाब में पानी के पहाड़ी से नीचे प्रवाहित होने का कारण बनती है। दिन के बाद रात होती है और गर्मी के बाद सर्दी। प्रत्येक अपनी उचित जगह और दूसरे से रिश्ता बनाए रखता है। यह प्रज्ञा इस दर्शन के सिद्धांतों के माध्यम से इच्छाओं को ठोस या भौतिक रूप में परिणत करने में सहायता करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेखक को यह ज्ञान है क्योंकि उसने इसके साथ प्रयोग किया है और इसका अनुभव किया है। पिछले अध्यायों के माध्यम से क्रमशः आप आखिरी सिद्धांत तक पहुँचे हैं। यदि आपने पूर्ववर्ती सिद्धांतों में से प्रत्येक में महारत हासिल की है तो आप अब यहाँ किए गए अद्भुत दावों में उलझे बिना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि आपने अन्य सिद्धांतों में महारत हासिल नहीं किया है तो इससे पहले कि आप निश्चित रूप से निर्धारित करें कि चाहे या नहीं इस अध्याय में किए गए दावे तथ्य हैं या कल्पना, आपको ऐसा करना चाहिए। जब मैं नायक पूजा की उम्र से गुजर रहा था, मैंने अपने आप को उनकी नकल करने की कोशिश करते पाया जिनकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता। इसके अलावा मैंने पता किया कि आस्था का तत्व जिसके साथ मैं अपने आदर्श लोगों की नकल करने का प्रयास करता था ने काफ़ी सफलतापूर्वक वैसा ही करने की मुझे महान क्षमता दी है। मैंने नायक पूजा की इस आदत से अपने आप को पूरी तरह से कभी मुक्त नहीं किया। हालांकि मेरी उम्र बीत चुकी है जिसके बाद आमतौर पर इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सही मायने में महान होने वाली अगली अच्छी चीज़ लगभग हर संभव रूप में भावना और कार्रवाई से महान का अनुकरण करती है। बहुत पहले मैंने कभी प्रकाशन के लिए या जनता के बीच एक भाषण देने के प्रयास के एक पंक्ति लिखी थी। मैं 9 लोगों
जिनका जीवन और जीवन कार्य मेरे लिए सबसे प्रभावशाली हो गया था कि नकल करने की कोशिश करने के द्वारा अपने खुद के चरित्र को आकार देने की आदत का अनुसरण करता हूँ। ये 9 आदमी एमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी थे। वर्षों लंबी अवधि तक हर रात मैं इस समूह के साथ एक काल्पनिक परिषद की बैठक आयोजित करता था, जिसे मैं अपने अध्यक्ष सलाहकारों कहा करता था। प्रक्रिया यह थी, रात में सोने जाने से ठीक पहले मैं अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में मनुष्य के इस समूह को अपने साथ अपनी परिषद मेज के चारों ओर बैठे हुए देखा करता था। यहाँ मेरे पास ना सिर्फ उन लोगों के बीच बैठने का एक अवसर था जिन्हें मैं बहुत अच्छा मानता था, बल्कि मैं वास्तव में अध्यक्ष के रूप में सेवा करके इस समूह पर प्रभुत्व रखता था। इन रात्रि बैठकों के माध्यम से अपनी कल्पना में लिप्त होने में मेरा एक बहुत ही निश्चित उद्देश्य था। मेरा उद्देश्य था मेरे अपने चरित्र का पुनर्निर्माण करना, ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्र के समग्र का प्रतिनिधित्व करे। साकार करना प्रारंभिक जीवन में जैसा मैंने किया था कि मुझे अज्ञानता और अंधविश्वास के माहौल में जन्मजात बाधा दूर करना था। मैंने जानबूझकर अपने आप को यहाँ वर्णन किए गए विधि के माध्यम से स्वैच्छिक पुनर्जन्म का कार्य सौंपा। स्वतः सुझाव के माध्यम से चरित्र निर्माण। मनोविज्ञान का एक तत्पर छात्र होने के नाते मैं जाहिर है जानता हूँ कि सभी मनुष्य आज जो कुछ बन गए हैं वह अपने प्रभावी विचार और इच्छाओं की वजह से बने हैं। मुझे पता है कि हर गहरी बैठी हुई इच्छा एक व्यक्ति को जावक अभिव्यक्ति की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके माध्यम से इच्छा को हकीकत में परिणत किया जा सकता है। मुझे पता है कि चरित्र निर्माण में आत्म सुझाव एक शक्तिशाली कारक है, कि यह असल में वह एकमात्र सिद्धांत है जिसके माध्यम से चरित्र निर्माण होता है। मस्तिष्क संचालन के सिद्धांतों से इस ज्ञान के साथ मेरे चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ मैं काफ़ी अच्छी तरह से हथियारबंद था। इन काल्पनिक परिषद की बैठकों में मैं ज्ञान के लिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मुलाकात करता था। मैं प्रत्येक से योगदान करने की कामना रखता था। सब शब्दों में प्रत्येक सदस्य को अपने आप निम्नलिखित अनुसार संबोधित करता था। श्रीमान एमर्सन, मैं आपसे प्रकृति की अद्भुत समझ प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ, जिसने आपके जीवन को प्रतिष्ठित किया। मैं कहता हूँ कि आपने मेरे अवचेतन मन पर आपके पास मौजूद कुछ क्षणों का एक प्रभाव छोड़ा है, जो आपको प्रकृति के नियमों को समझने और अपने को उसके अनुकूल बनाने में सक्षम बनाती है। मैं कहता हूँ कि इस प्रयोजन से जो भी ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हैं, उन तक पहुँचने और आहरित करने में आप मेरी सहायता की है। श्रीमान बर्बैक, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जो आपको प्रकृति के नियमों को इतना अनुरूपित करने में सक्षम बनाता है कि आप नागफनी को अपने कांटे त्यागने और एक खाद्य पदार्थ बन जाने को विवश कर देते हैं। मुझे उस ज्ञान की पहुँच प्रदान करें जो आपको घास की 2 पत्तियाँ उगाने में सक्षम बनाता है, लेकिन जहाँ एक पहले उगती है और आपके लिए अकेले सफलतापूर्वक लिली के मुलम्मे में आपको फूलों के रंगों का अधिक भव्यता और सद्भाव के साथ मिश्रण करने में मदद करती है। थैंक यू।